जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पर्यावरण का नया मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आपका 30 में से जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट करना कि हमने कितना स्कोर किया है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस लाजवाब वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, असत्य कथन की पहचान करें। बताना है जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में कहा गया है, मधुमक्खी की तरह चींटियां मिलकर रहती हैं। बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा चींटियां क्या है, एक समूह में रहती हैं। ये क्या है, सही है। दीमक और ततैया समूह में रहते हैं। बिल्कुल, दीमक और ततैया ये क्या है, समूह में रहते हैं। ये क्या है, सही है। रानी चींटियां अंडे देती है। बिल्कुल भैया, रानी चींटी क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। ये भैया गलत है। क्यों गलत है भैया, देखना भैया, चींटियां 3 प्रकार की होती हैं। जो रानी चींटी होती है वह अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल की देखभाल करती है। और जो कार्यकारी चींटी होती है वह भोजन की व्यवस्था करती है। तो यहाँ पर लिखा है सिपाही चींटी भोजन की व्यवस्था करती है। मेरे भाई, सिपाही चींटी बिल की देखभाल करती है, इसलिए क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। मेरे भाई, जो भी यहाँ पर मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल निश्चित रहना एनसीईआरटी पैटर्न पर है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है, किस लेखक ने परिवार के एक विवाही रूप को सार्वभौमिक रूप माना है। टाइलर, मर्डॉक, वेस्टरमार्क या फिर दुर्खीम। तो मेरे भाई, दुर्खीम ने परिवार के एक विवाही रूप को सार्वभौमिक रूप माना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा, ठीक है। एक विवाही रूप मतलब क्या है, एक विवाह है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। यहाँ पर कहा गया है, भुट्टे की खीर कहाँ के लोग शौक से खाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार। मेरे भाई ध्यान रखना, भुट्टे की खीर मध्य प्रदेश के लोग शौक से खाते हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कचनार के फूल की सब्जी है, क्या है, कचनार के फूल की सब्जी है भैया। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी शौक से खाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए, विद्यार्थियों की क्या है, स्वपहल और प्रयास शामिल होता है। तो बताना है वह कौन सी विधि के एग्जाम्पल हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि या फिर परंपरागत विधि। तो भैया सीधा साधा स्पष्ट है, अर्थात ऐसी विधि यहाँ पर है जो क्या है, विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, अर्थात वह है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल की बात कही गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अधिगमकर्ता कौन होता है मेरे भाई, भैया मेरे शिक्षार्थी को ही कहा जाता है भैया अधिगमकर्ता। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। असत्य कथन की पहचान करें। बताना इन 4 कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। खेजड़ी का पेड़
रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। बिल्कुल भैया सही है। देखिए जो भी यहाँ पर एक कथन लिखे हैं भैया, यहाँ से आप अलग अलग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना होगा रेगिस्तानी इलाके में। ठीक है। इसके पेड़ की छाल दवा के रूप में काम आती है। बिल्कुल भैया ये भी सही है। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल साहब खेलते हैं। यह वृक्ष भारत में नहीं पाया जाता। तो मेरे भाई एक कथन गलत है कि यह वृक्ष भारत में नहीं पाया जाता, क्योंकि जो खेजड़ी का पेड़ है भैया यह भारत के राजस्थान राज्य में रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और क्लास में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कहा गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसे कहा जाता है DMI अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? 1987, 1956, 1972 या फिर 1982? तो मेरे भाई भोपाल जैसी गैस दुर्घटना होने के बाद मध्य प्रदेश में क्या है, वर्ष 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसे कहा जाए डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अब दूसरा प्रश्न बनता है भैया आपदा प्रबंधन संस्थान ये है कहां पर? तो मेरे भाई इसकी स्थापना कहां की गई थी? भोपाल में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। मेरे भाई और आप पूरे YouTube पर कहीं भी देख लो, आपको इस तरह से MP टेट वर्ग 3 सिलेबस के अनुसार आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए इसलिए मैं क्या है वीडियो कम ला पाता हूं, क्योंकि भाई मैं वास्तव में बहुत मेहनत करता हूं, उसके बाद ही मैं यहां पर क्वेश्चन लेकर आ पाता हूं। कहा गया है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने की कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? देखिए मेरे भाई प्रश्न में कहा गया है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु बताना है कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके परीक्षा के माध्यम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। पाठ्यक्रम में बदलाव अर्थात उसमें हम कुछ ऐसा चेंजेस कर देंगे जिससे क्या है छात्र पर्यावरण के प्रति क्या है संवेदनशील हो या फिर जागरूक हो, और हम उनको साथ साथ गैर शैक्षिक और रचनात्मक क्रियाकलाप भी करवाएंगे। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है मधुबनी के संदर्भ में उपलब्ध असत्य कथन की पहचान करें। बताएं मेरे भाई मधुबनी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? मेरे भाई मधुबनी क्या है? एक चित्रकारी है। ठीक है, जो बिहार राज्य के मधुबनी नामक जिला में की जाती है। तो देखिए बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। बिल्कुल भैया बिहार में क्या है भैया? मधुबनी नामक एक जिला है जहां पर मधुबनी चित्रकारी की जाती है, और इसी चित्रकारी की वजह से भैया इस जिले का नाम मधुबनी पड़ा। ठीक है, इसमें घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। बिल्कुल भैया सही है। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर अब बनाए जाते हैं। बिल्कुल भैया पिसे हुए चावल के घोल में क्या है? रंग मिलाए जाते हैं, जिससे क्या है चित्रों में उभार आ सके। तो ये भी क्या है? सही है। इनका रंग मशीनों द्वारा बनाया जाता है। तो मेरे भाई ये गलत है, क्योंकि भाई इसमें जो रंगों का यूज होता है वह प्राकृतिक रंग होते हैं। उसके लिए क्या है? यह हल्दी का यूज करते हैं, नील का यूज करते हैं और फूलों के रंग का यूज करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृतिक रंगों का इसमें यूज किया जाता है। समझ गए ना? मेरा भाई हमेशा यही उद्देश्य रहता है, भले ही टाइम लग जाए लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए।
प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के वास्तविक रूप, भौगोलिक स्वरूप तथा आकार को समझाता है। तो यहाँ पर बताना है ग्लोब क्या है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर क्रिया सहायक सामग्री। तो भैया हम कह सकते हैं ग्लोब क्या होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई ग्लोब पर क्या है आप देखकर समझते हो, थोड़ा ग्लोब बोलता है कुछ आपसे। तो मेरे भाई ग्लोब एक क्या है, दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। समझ गए ना। कोई डाउट रहता है किसी को, मेरे भाई आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया? कबड्डी, मलखम्ब, खो खो या फिर वॉलीबॉल। तो मेरे भाई मध्य प्रदेश में जो राज्य खेल है मलखम्ब है, यह कब घोषित किया गया था? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, जो मलखम्ब है भैया यह वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश का राज्य खेल घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है? मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। ठीक है, ये सारे पॉइंट भैया आपको पता होने चाहिए। 11 में कहा गया है निम्न में से कौन सा जीव है जिसके दांत तो होते हैं परंतु भोजन निगलता है? मेरे भाई सिलाथ। भैया सिलाथ क्या होता है भैया? सिलाथ भैया एक बहुत आलसी जीव होता है जो लगभग 17 से 18 घंटे सोता है और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, अर्थात हम कह सकते हैं सिलाथ एक शाकाहारी जीव होता है। फिर पेंगुइन क्या होता है भैया? पेंगुइन भैया एक ना उड़ने वाला पक्षी होता है। फिर क्या है? सांप। तो मेरे भाई सांप क्या है? एक सरीसृप जीव होता है। सरीसृप क्या होते हैं भैया? ऐसे जीव जो धरती पर रेंग कर चलते हैं, जैसे छिपकली हो गया है ना, सांप हो गया, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और सांप ऐसा जीव भैया भले ही इसके दांत हैं लेकिन यह अपने भोजन को क्या है? निगलता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा सांप क्या है? अपने भोजन को निगल लेता है और क्या है? पड़ा रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? वो अपघटित उसके अंदर हो जाता है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है? ध्यान रखिए भैया, प्रश्न समझने का प्रयास करना। ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। मेरे भाव ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? ऐसी गैस है भैया जो हमारे भूमंडलीय तापमान वृद्धि करती हैं, वह कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैस, जिसमें मुख्यतः योगदान भैया कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो यहां पर हम देखें मीथेन भैया क्या है? भैया मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल भैया नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन प्यारे साथियों जो ऑप्शन डी में कहा गया है हाइड्रोजन, मेरे भाई एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। समझ गए ना प्यारे साथियों। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। एक खालिस्तान शिक्षण सहायक सामग्री है। तो मेरे भाई पहले आप ये देखें वह किसका यूज कर रहा है। यहाँ पर प्यारे साथियों यहाँ पर देखें हम तो वह चित्रों का यूज कर रहा है, मानचित्र का यूज कर रहा है, ग्राफ का, मॉडल का। तो मेरे भाई ये क्या है? सभी क्या है? ये देखने की सहायक सामग्री है, देखने वाली। तो हम कह सकते हैं यह क्या है? दृश्य सहायक सामग्री है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ भैया चला जाएगा, चला जाएगा ना प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं?
बताएं मेरे भाई किस ग्रह को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। तो भैया हम सभी जानते हैं शुक्र को क्या कहते हैं भैया, भोर का तारा कहते हैं, सभी को पता है ना, ये तो इवनिंग स्टार कहा जाता है इसे। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, जो हमारा अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह को भैया लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा अरुण के साथ चला जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूरेनस। क्या कहा जाता है, यूरेनस। ठीक है, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है सबसे बड़ा, बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण। ओके, ये सारे पॉइंट भैया आपको पता होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाज खंड खदान से संबंधित है। बताएं मेरे भैया, जो मलाज खंड खदान है ये सभी जानते हैं, यह एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। किसकी खदान है, तांबे की या कॉपर की। तो यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, मलाज खंड खदान कहां पर है, तो भैया कहां पर है ये पता है कि आपको मेरे भाई, ये कहां है, देखिए मलाज खंड खदान जो कॉपर की है, कॉपर के लिए बहुत फेमस है, और यह एशिया की क्या है, सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, ये आप लोग भैया ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। कहा गया है सुनामी आपदा भारतीय तटों भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई। बताना भैया, जो सुनामी आपदा है जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, और भैया सुनामी एक क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। तो मेरे भाई बताना है आपको कि सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई थी। तो मेरे भाई यह की गई थी अनुभव वर्ष 2004 में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो मेरे भाई देखिए, यह जो प्रश्न भैया यह पूछे जाने पर देखिए इसमें क्या है, चर्चा की संभावना है। बिल्कुल भैया, इसमें क्या है, चर्चा तो होगी, अभिव्यक्ति भी होगी, प्रश्न पूछना भी होगी। लेकिन मेरे भाई इसमें प्रयोग आकलन के कौशल की संभावना नहीं है, क्योंकि मेरे भाई वह वृक्ष है ही नहीं, है ना, तो प्रयोग की यहां पर बात नहीं होगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य परंपरा मुख्यतः आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश मतलब क्या है, अंधे लोगों की यहां पर बात हो रही है भैया, ये रियली नहीं है, मैं आपको याद कराने के लिए ऐसा बोल रहा हूं। आंध्र प्रदेश मतलब क्या है, अंधा व्यक्ति। तो जो अंधा व्यक्ति होगा भैया वो क्या करेगा, वह कच्ची पूड़ी बनाएगा। तो हम कह सकते हैं जो कुचिपुड़ी है वह कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया जाता है, कमलासन, वज्रासन, पद्मासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जो महात्मा बुद्ध हैं इनको अधिकतर क्या है, पद्मासन आसन में दर्शाया जाता है। यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिए भैया, जब पद्मासन को हम करते हैं तो स्थिति क्या है, कमल के फूल की जैसी हो जाती है, इसलिए पद्मासन को भैया कमलासन भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, माफ कीजिएगा साथियों, यहां पर ऑप्शन ए में क्या है, कमलासन है, ये नहीं होना चाहिए था यहां पर। ठीक है, यहां पर और कोई मान लो यहां पर क्या है, भुजंगासन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है,
क्योंकि भैया ये ऑप्शन मैंने ही बनाए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पद्मासन और कमलासन भैया एक ही बात है, पद्मासन को ही क्या है, कमलासन कहा जाता है। तो आप लोग सुधार कर लेना, ऑप्शन ए में क्या कर लेना, भुजंगासन कर लेना। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? भैया पहला प्रश्न बनता है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो मेरे भैया काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। और इसका रीजन क्या है? भैया इसका रीजन ये है कि जो काली मिट्टी है यह लंबे समय तक नमी को बरकरार रख सकती है, इसलिए काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। और काली मिट्टी का जो रंग है भैया काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है, लोहे की अधिकता होती है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा ना भाई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। और मेरे भाई आपको क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप एक बार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यहां पर भाई कहा गया है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। किससे? जानवर हमारे साथी प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बताएं मेरे भाई, इसको और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना, या फिर जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्में प्रदर्शित करना। तो मेरे भैया यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जानवर और जानवरों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इस पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन करना। इस तरह से छात्रों को पता चलेगा कि आखिर जानवरों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है और किस तरह से जानवर हमारे साथी होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है खालिस्तान की सुरक्षा के लिए, खरमोर, नीलगाय, चौसिंधा या फिर घड़ियाल। मेरे भैया जो सरदारपुर अभयारण्य भैया एक खरमोर पक्षी की संरक्षण के लिए प्रबंधित किया गया है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए के साथ, ठीक है, खरमोर पक्षी। ओके, अब प्रश्न बनता है भैया ये है कहां पर? तो मेरे भैया सरदारपुर अभयारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। क्योंकि हमेशा मेरा यही उद्देश्य होता है प्रश्न से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपके यहाँ पर कवर होने चाहिए। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? दलहन और तिलहन, जूट और कपास, गेहूं और चावल या फिर गन्ना और चाय। तो मेरे भाई हरित क्रांति का जो लाभकारी वरदान है ये किसके लिए है? चावल और गेहूं के लिए। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और ध्यान रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर्नाटक। भैया हम सभी को पता है कर्नाटक किसके लिए फेमस है? रेशम उत्पादन के लिए फेमस है भैया। और यहाँ पर क्या है? चंदन के वृक्ष भैया पाए जाते हैं। केरल में क्या है भैया? तो मेरे भाई केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बागान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का उपयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या पड़ेगा? कमरे का तापमान
असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, बढ़ जाएगी रक्त में। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और यदि ऑक्सीजन की भैया कमी हो जाती है व्यक्ति को, तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक होती है मानव के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि क्या है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। औद्योगिक विकास के प्रभाव है। जो आप देख रहे हैं भैया वर्तमान में औद्योगिक विकास हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भैया हम सभी जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों का भैया क्या है, ह्रास हो रहा है ना, वनों की कटाई हो रही है, ठीक है, जंगलों को साफ करके क्या है वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं। बिल्कुल भैया। अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कमी आ रही है, बिल्कुल भैया आ रही है, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो मेरे भैया उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। और भैया मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लाइक तो भाई कर सकते हो, इसमें आपका कोई भैया पैसा नहीं लगता है, बस आपको थोड़ा क्लिक ही तो करना है मेरे भाई, इतना तो आप कर सकते हो। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 28 में ब्लूप्रिंट संबंधित है। बताना भैया ब्लूप्रिंट किससे संबंधित होता है, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से, नवाचार से, क्रियात्मक शोध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा भैया, जो ब्लूप्रिंट होता है भैया ये क्या है भैया, ब्लूप्रिंट की सहायता से भैया प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला होता है, जिसके बिना क्या है प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जाता। और यदि आप करते भी हैं भैया ब्लूप्रिंट के बिना प्रश्न पत्र का निर्माण, तो वह उचित नहीं समझा जाता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है भैया ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। मेरे भैया अक्षय संसाधन क्या होते हैं, भैया मेरे अक्षय ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, वायु हो गई, है ना। लेकिन भैया यदि आप पेट्रोलियम को भैया एक बार यूज कर लेते भैया, तो इसे क्या है आप पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये पेट्रोलियम भैया यह एक क्षय संसाधन नहीं, यह एक अक्षय संसाधन नहीं है, बल्कि मेरे भैया पेट्रोलियम एक क्षय संसाधन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं, और आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करना आपका स्कोर क्या रहा है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु या उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो मेरे भैया ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा ब्रेल को भैया मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, और जो बिंदु होते हैं भैया इनकी पंक्तियां कैसी होती हैं, नुकीले औजार से बनाई हुई होती हैं, जिन पर हम क्या करते हैं हाथ फेरते हैं तो हमें पता चलता है क्या लिखा हुआ है, अर्थात हम इससे हाथ फेरकर पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हम देखें पहला सही है, ठीक है, तीसरा सही, चौथा सही है।
ऑप्शन बी में कहा गया यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। मेरे भैया ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ना कि 8 बिंदुओं पर। तो यहां पर हमारा पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा, तो जो दिया हमें ऑप्शन ए में, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना भाई। तो प्यारे साथियों, आज इस मॉडल पेपर में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। भाई मेरे पसंद आया हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।